बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो हमारे पास यूनिट 3 आता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उसमें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, या मैं कहूं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज को समझिए और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। उन सभी लेक्चर को देख लेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट, इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस प्रकार काम करता है। यह बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए ही बनाया गया है। तो कैसे अध्ययन किया जाता है इस पर हमें बात करना है। तो लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक, ऐसे मैं करते हुए बना लेता हूं ताकि और भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। एक बड़ा फिगर हम बनाते हैं। ये लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज है, ठीक है। यानी कि इंफ्रारेड रेज के लिए हम एक सोर्स यस को खोज लिए। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि हमारे पास सबसे पहले तो एक सोर्स होना चाहिए जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस का सोर्स हो, ठीक है। तो हम उसे नाम दे रहे हैं कि हमारे पास यस एक सोर्स है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से अब चूंकि रेज निकलेंगे, ठीक है, क्या होंगे, रेज निकलेंगे, तो हम लेट अस सपोज कि यहां पर एक हम लेंस लगा देते हैं। लेंस हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे। ये हमारे पास एक लेंस लग गया जिसे हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास लेंस है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास रेज जो हुए वो गुजरेंगे, ठीक है। तो अब जब हमारे पास रेज जो होंगे वो इस लेंस से जब गुजरेंगे तो एक हमारे पास आ गया स्लिट। समझने का प्रयास करिएगा, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल से मैं समझा दूंगा, बस आप लोग ध्यान देते जाइए। यहां पर हम एक स्लिट को लगा देते हैं, ठीक है, जहां से हमारे क्या होंगे, रेज गुजरेंगे, ठीक है। अब इतनी चीजों को आप लोग बुक में देख भी सकते हैं, लेकिन यहां पर इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा और डिटेल से। देखो, जब भी हमारे पास एक रेडिएशन सोर्स होगा तो उससे रेज हमेशा एक रेखीय लाइन पे तो चलते हैं, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से भी तो निकलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे होते हुए तो जाएंगे ना रेज, ठीक है। अब जब रेज ऐसे जाएंगे, लेकिन आप सभी लोग अपने बुक में देख रहे होंगे कि एक ही लाइन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास रेज तो ऐसे फैलते हुए जाएंगे। जैसे जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो प्रकाश क्या होते हैं, वो फैल जाते हैं, तो फैलते हुए तो जाएंगे, लेकिन हम चूंकि एक लेंस लगा रहे हैं तो इन लेंस की वजह से जो हमारे पास रेज होंगे वो एक फिर से पथ पर आ जाएंगे, यानी कि एक लीनियर पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। समझ गए इस बात को, इसलिए हम लेंस लगा रहे हैं। अदरवाइज हमें लेंस की क्या आवश्यकता थी, मतलब कि हम लेंस इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे पास जो भी रेडिएशन सोर्स है जिससे हमारे पास रेडिएशंस आ रहे हैं उन्हें हम एक पॉइंट की तरफ मोड़ दें, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक स्लिट लगा हुआ है। लेट अस सपोज इस स्लिट का नाम हम क्या दे देते हैं, चलो लेट अस सपोज कि इस स्लिट का नाम हम टी दे देते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, रेडिएशन गुजरेगा। अब चूंकि हमारे पास जब रेडिएशंस ऐसे आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक मिरर को लगा देते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, एक मिरर को लगा दिया। अब ये जो हमारे पास मिरर है वो क्या करेगा, इस रेज का क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कर देगा, ठीक है। इतनी बात है तो आप लोग वैसे भी नॉर्मली समझ जाएंगे कि अगर हमारे पास रेडिएशन आ रहा है तो किसी मिरर पर पड़ेगा, सीधा लाइन ही खींचिएगा। अगर यह किसी मिरर पर पड़ता है तो लेट अस सपोज कि यहां पर पॉइंट यम पर पड़ गया, और मान लेते हैं कि यह हमारे पास मिरर है यम, ठीक है, इस पर एक पॉइंट पर पड़ा। अब यहां से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो लेट अस सपोज कि ये इस प्रकार से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। लाइन हमेशा सीधा ही रखना, क्योंकि जो हमारे पास रेज होते हैं वो तो सीधी सरल रेखा में चलते हैं। और यहां पर हम एक ग्रेटिंग लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले हैं, एक ग्रेटिंग लगाने वाले हैं, और यह जो ग्रेटिंग होगा यह हमेशा क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा, ठीक है। अब जब ये रोटेट करेगा तो हम इस ग्रेटिंग को क्यों लगा रहे हैं समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए। हम इस ग्रेटिंग को इसलिए लगा रहे हैं, लेट अस सपोज कि इस ग्रेटिंग का नाम हम दे देते हैं जी, ठीक है। और यह क्या करेगा, हमेशा रोटेट करता ही रहेगा, इसलिए यहां पर एक पॉइंट भी हम दिखा दे रहे हैं। अब यहां से जब यह रोटेशन करेगा और ये हमारे पास रेज जो है वो क्या करेंगे, इस पर इंसिडेंट होंगे, ठीक है। अब हम ग्रेटिंग को इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम अपने डिजायर्ड वेवलेंथ को प्राप्त कर सकें। समझने की कोशिश करना। देखो,
हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का सोर्स उठाए, उससे सभी रेज को एक, चूंकि सभी रेज फैल रहे थे, स्कैटर हो रहे थे, तो इस वजह से हमने एक लेंस लगा दिया ताकि हम एक सरल रेखा में रेज को लेकर आ जाएं। उसके बाद हम एक स्लिट टी को लगा दिए जहां पर हम पॉइंट करना चाहते थे कि हमारे पास जितने भी रेज हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, ठीक है। और वैसे भी यहां पर एक प्रिज्म भी लगाया जाता है, ये भी समझ लेना, एक प्रिज्म भी यहां पर बीच में लगाया जाता है, और वो प्रिज्म क्या करता है कि हमारे पास जो एक इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हमारे पास केवल होते हैं उन्हीं को ही इस स्लिट से गुजारा जाता है, जैसा कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो अब ये स्लिट से जब गुजरेगा तो यहां पर एक मिरर हमने लगा दिया यम, और इस मिरर से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया हमारे रेज, और वो एक ग्रेटिंग पे पड़ा, और जो यह ग्रेटिंग है यह रोटेट करता हुआ हमेशा रहता है, और इस ग्रेटिंग की वजह से हमारे पास हम जितना भी चाहते हैं कि हमारा जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो इतने वेवलेंथ का रहे, तो हम उतने ही वेवलेंथ का इंफ्रारेड रेडिएशन इस ग्रेटिंग की सहायता से ही प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि हमारे जो रेडिएशन होंगे वो फिर से अलग पथ पर चलेंगे, चूंकि ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर हम एक सेल कंपार्टमेंट लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक सेल कंपार्टमेंट लगाते हैं, ओके। तो यहां पर हम सेल कंपार्टमेंट लगाए जिसमें हम एक सेल को रख देंगे, तो यहां पर हमारे पास एक सेल आ गया, लेट अस सपोज कि एक बी सेल हमारे पास है, ठीक है। और ये जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन जो आया वो अब इस सेल कंपार्टमेंट से गुजरेगा और यहां पर बाहर निकलेगा, ठीक है। और जब यह बाहर निकलेगा तो यहां पर हम एक डिटेक्टर लगाए रहते हैं, ध्यान देते हुए चलिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं सब कुछ समझाने वाला हूं। यहां पर अब हम क्या करते हैं, एक डिटेक्टर लगा रहते हैं, तो यहां पर मैं फिलहाल डिटेक्टर को आर नाम दे देता हूं क्योंकि यहां से हम रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, चूंकि यह जो हमारे पास सेल कंपार्टमेंट है इसमें हम एक सेल को रखे हैं, ठीक है। और यह सेल जो होता है यह हमारे पास सॉल्वेंट और सल्यूट का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि सॉल्यूशन का यह सेल होता है। मैं आप सभी को ऑलरेडी समझा चुका हूं कि आपको पहले क्या किया जाएगा, एक कंपाउंड दिया जाएगा, उस कंपाउंड को आपको एक सल्यूट में घोलना, एक सॉल्वेंट में क्या करना रहता है, घोलना रहता है, और वहां से एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उस सॉल्यूशन की मदद से ही आपसे बोला जाता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन का हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना रहता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है, ठीक है, कंपाउंड को मिलाते हुए, सॉल्यूट को मिलाते हुए, सॉल्वेंट में घोलते हुए, फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, अपने सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का निर्माण किए हैं। तो उस सॉल्यूशन को एक सेल कंपार्टमेंट जो हमारे पास बनाया गया होता है उसमें एक सेल में रख दिया गया रहता है, ठीक है। और जब इस सेल में रख दिया गया रहता है तो ये जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं वो इससे गुजरते हैं, और जब यहां से गुजरते हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास रेज आए हैं वो इस डिटेक्टर में पहुंच जाते हैं, और जब यहां डिटेक्टर में पहुंच जाते हैं तो यहां पर इनके इंटेंसिटी का रीडिंग मिल जाता है। लेट अस सपोज कि हम इनके इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जब हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो सॉल्यूशन से गुजर रहे हैं तब, ठीक है। और उनके इंटेंसिटी का क्या हुआ, रीडिंग हमारे पास मिल गया, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि यही जो हमारे पास सेल कंपार्टमेंट है इसमें जो हम 20 सेल रखे थे जिसमें हमारे पास सॉल्यूशंस का सेल था, उसे अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और इस बार जब हम रिप्लेस करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम एक नए सेल को रखते हैं जो कि सी हम नाम दे रहे हैं, और इसमें हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, इसमें हमारा कंपाउंड नहीं मिला होता। जब हम कंपाउंड को जिसमें घोले रहते हैं, या फिर अगर हम सॉलिड मटेरियल में ले रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में अगर ले रहे हैं तो उसके लिए अलग सॉल्वेंट होगा, लेकिन यहां पर मैं फिलहाल मानकर चल रहा हूं कि लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड केस में हमारे पास जो सॉल्वेंट रहेगा उसमें हम सॉल्यूट को घोले रहेंगे, यानी कि कंपाउंड को। तो जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसे हम प्योर सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, ठीक है, और उसे हम सी सेल में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, और बी सेल को हम हटा चुके हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में फिर से हम इस इंफ्रारेड रेडिएशन के इंटेंसिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस डिटेक्टर आर की सहायता से, ठीक है। और यहां पर जब हम रीडिंग निकालते हैं तो यहां पर हमारे पास इंटेंसिटी I0 मिल जाती है, और फिर इन दोनों का हम क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, और यहां से हमारे पास मिल जाती है ट्रांसमिटेंसी, ठीक है। और ये जो हमारे पास ट्रांसमिटेंसी होती है इसके सहायता से, ध्यान से सुन लेना, इसके सहायता से हम अलग अलग वेवलेंथ के लिए ट्रांसमिटेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग वेवलेंथ के जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन है, चूंकि हम अपना डिजायर्ड वेवलेंथ का इंफ्रारेड रेडिएशन यहां से पा रहे हैं, तो डिजायर्ड वेवलेंथ के लिए, डिजायर्ड वेवलेंथ के इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए
ट्रांसमिटेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं। जब हम अपने वेवलेंथ को बदलते जाएंगे तो वहां पर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम का जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा या फिर जो कलर दिखेगा उसका हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है कि हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, कैसे हम इसका प्रोसेस है, इन चीजों को हम समझ चुके हैं, इसका क्या प्रिंसिपल है इसको अब हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत होगी तो आप क्या करिएगा, एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा दिखा दीजिएगा तो भी बिल्कुल सही है आप। अब चलो इसके बारे में मैं लिखवा देता हूं, या बात ध्यान में रखना कि ये हमारे पास डिटेक्टर है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं डिटेक्टर। ठीक है, यही तो होगा स्पेलिंग। ओके, तो ये हमारे पास बन गया डिटेक्टर और इसकी सहायता से हम रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो इंफ्रारेड जा रहे हैं उनके इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। दो केसेस में कैलकुलेट करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। पहले हम सोल्यूशन का केस लेते हैं, दूसरी बार हम उसके सॉल्वेंट का केस ले लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे फिगर अभी पड़ा ही रहेगा, चलो इसके नोट्स पर भी बात करते हैं। तो अब जितनी चीजों को हम समझ चुके हैं इस फिगर की सहायता से, उतनी चीजों को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम चीजों की तरफ और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखो पूरा वर्किंग प्रोसेस मैंने लिख दिया, जितनी भी चीजें मैं आप सभी को समझा चुका हूं। देखो मैंने बताया द बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स यस, हमारे पास सोर्स यस है जो कि किसका रेडिएशन सोर्स है, वह इंफ्रारेड रेडिएशन के सोर्स का एक बीम यहां से निकल रहा है। ठीक है, इज अलाउड टू पासेस बाय मींस ऑफ द लेंस, जो कि अलाउ किया गया है कि वह एक लेंस से पास कर सके, यानी कि लेंस का नाम हमने दिया है यल। ठीक है, हमने यल लेंस के सहायता से अपने जो इंफ्रारेड रेडिएशंस के बीम से उन्हें गुजारने का परमिशन दे दिया। थ्रू अ नैरो स्लिट टी, अब हम क्या कर रहे हैं, एक नैरो स्लिट टी लगाए हैं और उससे भी गुजार रहे हैं। दिस बीम इज देन फोकस्ड बाय मीन ऑफ ए मिररियम, क्या करते हैं कि अब इस रेज जो हमारे पास यहां से मिलेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, अपने एक मिरर पर डालेंगे एंड और इसकी सहायता से हम अपने इस रेज को एक ग्रेटिंग जी पर क्या करेंगे, फोकस कर देंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि बाय मींस ऑफ ए मिरर एम ऑन द ग्रेटिंग जी व्हिच प्रोवाइड्स, यहां पर प्रोवाइडेड होना चाहिए था, व्हिच प्रोवाइडेड विथ अ रोटेटिंग डिवाइस। क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रेटिंग है वह क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कर रहा है कि दी रेडिएशन, यहां से चूंकि अब हमारे पास जो ग्रेटिंग है उसकी सहायता से हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दी रेडिएशन ऑफ ए डिजायर्ड वेवलेंथ इमर्ज फ्रॉम जी। अब क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रेटिंग जी है, इससे जब हमारे पास रेडिएशंस निकलते हैं तो वो हमारे डिजायर्ड वेवलेंथ के होते हैं, जितना हम चाहते हैं उतने ही वेवलेंथ का वो हमारे पास रेडिएशन फिर इमिट करता है, इमर्ज करता है। ठीक है, सच रेडिएशंस आर अलाउड टू पास थ्रू अ सेल बी। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहां से डिजायर्ड वेवलेंथ का हमारे पास जो रेडिएशंस यहां से मिलेंगे उसे हम क्या करेंगे, एक सेल बी से गुजारेंगे और यह सेल बी क्या होगा, कंटेनिंग सोल्यूशन, और यह क्या करेगा, सोल्यूशन को कंटेन करेगा और वो भी जिसके सहायता से हम अपना एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से हम अपने रीडिंग को नोट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं डिटेक्टर कम इंडिकेटर। ठीक है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमने किस सिचुएशन में निकाला, जब हमारे पास सोल्यूशन रखा गया था सेल बी में। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने सेल बी को सेल सी की सहायता से रिप्लेस करेंगे। तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया कि जब यहां से रीडिंग आर जो हमारे पास डिटेक्टर कम इंडिकेटर का उपयोग करते हुए हम रीडिंग लिए हैं, ठीक है, और वह रीडिंग क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज रिकॉर्डेड, और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अपने इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि सोल्यूशन से गुजर रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे, सेल बी को क्या करेंगे, सेल बी इज रिप्लेस्ड बाय ए सेल सी, हम क्या करेंगे, उसे एक सेल सी के सहायता से रिप्लेस करेंगे और सेल सी में क्या होगा, एक प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है। ठीक है, एंड अगेन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज रिकॉर्डेड, और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, फिर से अपने रेडिएशन के इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी चीजें तो मैं ऑलरेडी समझा ही चुका था, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब लेट अस सपोज कि हमारे पास आई एंड आई नॉट हमारे पास क्या मिल रहा है, इंटेंसिटी मिल रहे हैं। कब कब मिल रहे हैं, जब हमारे पास आई जो है वह है सेल बी से गुजर रहा है, और जब आई नॉट हमारे पास तब मिलेगा जब हमारे सेल सी से गुजरेगा। और इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आई अपॉन में आई नॉट इज इक्वल टू ट्रांसमिटेंसी या ट्रांसमिटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब जब ये हम ट्रांसमिटेंस को कैलकुलेट कर लेंगे तब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, दी ट्रांसमिटेंस इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब हम अलग अलग वेवलेंथ के लिए ट्रांसमिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इंटेंसिटी का डिवीजन करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में जब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तब हम अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर लेंगे।
ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी क्योंकि ये सभी चीजें ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो हमने तो यह देख लिया कि हम अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मिला है, ये हमारे पास दो वाइब्रेशंस पर डिपेंड कर सकता है। पहला हमारे पास हो सकता है कि वह स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पर हो और दूसरा हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि हमने दोनों प्रकार के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस पर बात कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है वह दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्या करता है? दो कंडीशन पर हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डिपेंड करता है। वो कौन कौन से कंडीशन है? पहला कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है कि जो हमारे पास एटम्स हैं उनका मास कितना है, क्योंकि जब अगर किसी भी एटम को उठाएंगे और उसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो कम वाइब्रेट कर पाएगा, उसके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। और जो हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं, आप लोग वैसे भी रियल लाइफ एग्जांपल्स पर भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी का, उनमें जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है वह ज्यादा पाया जाता है, जो कि अगर भारी वस्तुओं को हम लेंगे तो वो कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि मास ऑफ द एटम पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास है कि जो हमारे पास एटम्स जोड़े गए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो उनका बॉन्ड है और वो बॉन्ड कितना मजबूती से जुड़ा है इस पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि उसके स्टिफनेस पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसके कठोरता पर डिपेंड करेगा, हार्डनेस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास एटम कितने हार्डनेस की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे वो वाइब्रेट कितने लेवल तक कर सकते हैं, इस पर बात डिपेंड आ जाती है। तो जो हमारे पास अगर दो एटम एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं तो उनमें मजबूती ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? सेकंड और फर्स्ट बॉन्ड की तुलना में, यानी कि डबल और सिंगल बॉन्ड की तुलना में। और जो हमारे पास डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं एटम, उनमें मजबूती ज्यादा होती है जो सिंगल बॉन्ड से जोड़े गए होते हैं। तो उन्हीं चीजों पर अब यहां पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर चलो कुछ नोट्स को और लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास अगला पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, जितनी चीजों को मैंने समझाया उन्हीं चीजों को मैंने यहां पर शब्दों में लिख दिया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कैन बी रिलेटेड टू टू फैक्टर्स। जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास जो एटम्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से उनके मास पर डिपेंड करता है। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि जो हमारे पास एटम्स एक दूसरे से जिस बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं उनके स्टिफनेस पर डिपेंड करता है, यानी कि उनके कठोरता पर डिपेंड करता है। अब अगर हमारे पास मास पर बात किया जाए, यानी कि एटम्स के मास पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास लाइट एटम्स होते हैं, वैसे इस बात का ध्यान रखना, ये हेडिंग हमने नहीं दिया है बल्कि ये पॉइंट हमने दिया है और पॉइंट के अंतर्गत हमने एक लाइन लिख दिया है। ठीक है, हमने कहा कि जो हमारे पास लाइट एटम होते हैं उनके जो वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है हैवियर पार्टिकल्स की तुलना में, या फिर मैं कहूं हैवियर एटम की तुलना में। ठीक है, और यहां पर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या कहता है? रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द बॉन्ड। मैंने आप सभी को समझाया कि जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिस भी एटम के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसके स्टिफनेस जो होती है वो ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? डबल बॉन्ड की तुलना में एंड सिंगल बॉन्ड की तुलना में। और जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसका स्टिफनेस जो होता है वो सिंगल बॉन्ड की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को मैंने दो टेबल की सहायता से समझा दिया है। मैंने कुछ अलग काम नहीं किया। मैंने क्या किया, सिंगल बॉन्ड वाले के कुछ हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर मैंने यहां पर लिख दिया और उनके फ्रीक्वेंसीज को इस साइड रखा, उनके बॉन्ड को उस साइड दिखाया कि अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो ये टेबल आपको क्यों बनाना चाहिए मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इन टेबल्स को ऐसे बना देते हैं, इनका जो फ्रीक्वेंसी है इनमें वैल्यूज में थोड़ा बहुत बदलाव भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सबको याद थोड़ी रहता है। लेकिन अगर आप इस टेबल को बना देते हैं तो इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा कि अरे बच्चा तो बहुत पढ़कर आया है, इसे तो अच्छे नंबर देने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन प्रकार के टेबल्स को जरूर बनाइएगा। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड पर हुआ। आइए बात कर लेते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। और मैंने बोला है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड की तुलना में ज्यादा स्टिफर होते हैं या स्टिफनेस रखते हैं, यानी कि उनमें ज्यादा क्या होगा, कठोरता होगा, और उसकी वजह से उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पर तो वाइब्रेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर आपको फ्रीक्वेंसीज टर्म लिखे गए हैं।
ठीक है। अब इसी के साथ आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये अलग टेबल बनाइएगा, ये अलग टेबल बनाइएगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे आप सभी को मैं अभी बता देता हूं। हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, और साथ ही साथ हम अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को लेक्चर समझ में आया हो, और अब आप सभी को हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।